हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अभी कर रहे हैं कंटिन्यू हमारी एमएजी 5 लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म वाली बुक। ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो डाल दिए हैं। हर एक ब्लॉक से एक एक वीडियो मैं डाल रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे हर ब्लॉक में क्या क्या आप लिख सकते हो, एक जनरल आइडिया आपका। क्लासिकल का हो चुका है, रोमांटिक, न्यू क्रिटिसिज्म एंड देन आपका मार्क्सिज्म की वीडियोस हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं फेमिनिस्ट थ्योरी का जो आपका ब्लॉक है उसको, जो कि आपका ब्लॉक नंबर 6 है। देखो, जब अब बात आती है फेमिनिज्म की, फेमिनिस्ट थ्योरीज़ की, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सब में लिखनी है। अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार समरी सबकी पढ़ लेना, उसके बाद एक बार फिर से इस वीडियो को आकर सुनना। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या मेन मेन चीज़ें लिखनी हैं जो ज़रूरी हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि जब भी आप कोई फेमिनिज्म का आंसर लिख रहे हो, फेमिनिस्ट आंसर लिख रहे हो, तो वो चीज़ें अगर आपके क्वेश्चन में रहेंगी तो आपका क्वेश्चन एक इफ़ेक्टिव तरीके से दिख सकता है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि फेमिनिज्म बात क्या करता है। देखो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फेमिनिज्म हमेशा किसकी बात करता है, कि जो मेल सोसाइटी है, जो पैट्रियार्की है, उसके अगेंस्ट में फेमिनिज्म बात करता है। हमेशा ही एक विमेन को ऊपर दिखाने की कोशिश करी जाती है। जो विमेन के बाद सप्रेशन हुआ है थ्रू आउट द सेंचुरीज, जितना उनको सप्रेस किया गया है, या फिर जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे विमेन के, उन्हें नहीं उतनी इंपॉर्टेंस मिली, तो कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों की बात करता है फेमिनिज्म, कि फीमेल ऑथर जो हैं, जो विमेन ऑथर हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस इक्वली मिले, उनको भी इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए। तो वही चीज़ें अलग अलग हमने ऑथर्स काउंट कर रखे हैं जो बुक में अलग अलग ऑथर थे, जैसे कि मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट है, वर्जीनिया वुल्फ है, सिमन डी बेवियर है, या फिर आपकी शॉल्टर है। तो 4 अलग अलग वे में फीमेल ऑथर्स को रखा गया है, तो उनकी वर्क्स लिखे गए हैं। देखो, जब भी बात आती है मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की, कुछ चीज़ें याद रखो कि उन्होंने क्या बात करी है। अपने माइंड में ना एक एक बॉक्स की तरीके से बना लो कि वोल्स्टोनक्राफ्ट अगर आई हैं तो मतलब आपको फीमेल की जो एजुकेशन है उसके बारे में बात करनी है ज़्यादा, क्योंकि इनका जो वर्क है, इसमें इनका जो वर्क है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन। विंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश कर रहे हो, उसे दे रहे हो। तो किसके लिए यहाँ पे इन्होंने विंडिकेशन किया? इन्होंने क्या, राइट्स ऑफ वेमेन की जो एजुकेशन है वेमेन की, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बात करी है। देखो, इसमें ना स्टार्टिंग में 2 चीज़ें बता रखी है कि जो वेमेन की एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने बात करी। और उसके लिए इन्होंने कुछ वैलिड रीजंस भी दिए हैं। इन्होंने मेल ऑडियंस को टारगेट किया। बात तो ये कर रही थी विमेन की कि विमेन को एजुकेशन दो, जो फीमेल है उनको एजुकेशन दो, लेकिन टारगेट किया गया है मेल सोसाइटी को, मेल ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि वही कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है उसको चलाते हैं। उसको क्रिटिसाइज़ किया। इनका जो वर्क था ये टैलेरेंट के एक पैम्पलेट था, उसके अगेंस्ट में था, उसके रिस्पॉन्स में था। उन्होंने बोला था कि जो विमेन है उनका क्या काम है, उनका काम कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वो क्या है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है टू बी लव्ड है ये। कि जिस तरीके से होता है ना कि एक लवर होता है, एक बिलवेड होती है, लवर के पास अथॉरिटी होती है, लव्ड वन जो होती है, जो बिलवेड होती है, उसका क्या काम है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फीमेल के पास भी अथॉरिटी है कि वो किसी को प्यार कर सकती है। यहाँ पे प्यार करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या है, यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही, पावर की बात हो रही है। इन्होंने बोला कि जो विमेन है उनके पास भी सेम लॉजिक है, सेम रैशनैलिटी है, क्योंकि इन्होंने रूसो को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया। रूसो ने क्या बोला कि जो फीमेल है वो रैशनल नहीं होती हैं, और वोल्स्टोनक्राफ्ट ने क्या बोला कि फ़ीमेल भी रैशनल होती है, लेकिन थ्रू आउट हर अपब्रिंगिंग, जिस तरीके से उसे छोटा बच्चा जो बड़ा होता है, एक बेबी गर्ल बड़ी होती है, थ्रू आउट हर अपब्रिंगिंग उसको इस तरीके से बना दिया जाता है, सोसाइटी इस तरीके से उसे बना देती है कि वो रैशनल नहीं देखती है। सोल दोनों की एक है, जब सोल में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप फीमेल को और मेल को अलग अलग नहीं कर सकते हो। और वैसे भी विमेन और फीमेल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक होता है फीमेल जो कि बायोलॉजिकल है, लेकिन एक होता है विमेन की सोसाइटी ने उसे क्रिएट किया है, तो उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। इन्होंने बोला कि मैरिज कैसी होनी चाहिए, जहाँ पे लव होता है वो मैरिज थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लव थोड़े दिनों में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन फ्रेंडशिप जहाँ पर है वो एक अच्छी मैरिज चलती है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में भी। एक और आइडिया था जो बोला गया था कि जो विमेन है, जो गर्ल्स हैं, उनका फॉन्डनेस होती है ड्रेसेस के लिए, कि ड्रेसेस को ज़्यादा वो प्रेज़ करती हैं, और वो चीज़ें सही हैं, वो नेचुरल है। ये चीज़ बोली गई थी, डॉक्टर ग्रिगोरी है उन्होंने बोला था। तो इन्होंने बोला, वोल्स्टोनक्राफ्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल नहीं है। बच्चे को धीरे धीरे आप उस तरीके से ट्रीट करते हो कि उसे वो चीज़ें इनबिल्ट कर दी जाती है, नेचुरल लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
आर्ट ऑफ प्लीजिंग कि आप सुंदरता के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एजुकेशन की जगह पर आप लोगों को प्लीज़ करने पर ध्यान दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फीमेल को कहीं ना कहीं, जो विमेन है उनको कहीं ना कहीं इन्फीरियर बना देती है। और ये चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मिस्ट्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई गर्ल है, विमेन है, जो ऐसी सोसाइटी है उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ मिस्ट्रेस के पास ये काम होता है कि वो मेल सोसाइटी को प्लीज़ करने की आर्ट को सीखें या फिर रखें। तो ये बात होगी आपकी वुllस्टोनक्राफ्ट की। अब बात आती है आपकी वर्जीनिया वुल्फ की। अब आप देखोगे धीरे धीरे शिफ्ट आएगा, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ अब वो अ रूम ऑफ वंस ओन की बात करती हैं कि अपना एक रूम होना चाहिए। उन्होंने बोला कि विमेन जो है उनके वर्क नहीं है ज़्यादा। उसका एक लॉजिक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो पैसा है ना अपना एक खुद का रूम है, और दोनों चीज़ें नहीं होने की वजह से विमेन के वर्क लाइब्रेरी में नहीं दिखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरी का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वो ब्रिटिश लाइब्रेरी गई, उन्हें विमेन के वर्क ही नहीं मिले, फीमेल ऑथर के वर्क नहीं मिले। रीज़न क्या था? रीज़न यही था क्योंकि उनको पैसे नहीं है, उनके पास अपना रूम नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हिस्ट्री है वो किसने क्रिएट करी है? मेन ने क्रिएट करी है। विमेन के बारे में किसने लिखा है? मेल ऑथर्स ने लिखा है विमेन के बारे में, फीमेल ऑथर्स के बारे में, फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। तो वो चीज़ें क्या है, वो गलत है। एक मेल बंदा किसी फीमेल बंदे को नहीं जान सकता है, उसे नहीं पता कि जो फीमेल है वो किस तरीके से फील करती हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया कि मेल कभी भी फीमेल नहीं समझ सकते, और विमेन के जो वर्क है वो है ही नहीं। इन्होंने 2-3 एग्जांपल्स दिए, जैसे कि जूडिथ शेक्सपियर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर, शेक्सपियर की सिस्टर इन्होंने बनाई कि वो भी इक्वली विलियम शेक्सपियर की तरह ही इंटेलिजेंट थी, कैपेबल थी, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो मेल शेक्सपियर को मिली वो उनकी सिस्टर को नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऐसी है, पेट्रार्कल सोसाइटी थी उस टाइम पे। तो वही चीज़ उन्होंने बात करी है कि कहीं ना कहीं जो एक्सेस होता है, जो आपका इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास एक रूम भी नहीं है, आपके पास वो पावर नहीं है, सोसाइटी में आपके लिए एक प्लेस नहीं है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी होती है फीमेल की वो ख़राब कर देती है। फीमेल की जो क्रिएटिविटी ख़राब हो जाती है, और मेल अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर दिखाने के चक्कर में विमेन ऑथर्स को कहीं ना कहीं गलत तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे थे। उसके बारे में इन्होंने इसमें बात करी। इन्होंने एफ्रा बेन की बात करी है, जेन ऑस्टन की बात करी है कि इन दोनों को प्रेज़ किया। एफ्रा बेन को इसलिए प्रेज़ किया क्योंकि वो पहली ऐसी फीमेल ऑथर थी, विमेन ऑथर थी, जिन्होंने राइटिंग को अपना पेशा बनाया था। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन भी बोली गई थी, इंग्लिश में कुछ लाइन्स हैं कि जितनी भी फीमेल ऑथर्स आ रही हैं, विमेन ऑथर्स आ रही हैं, हम सबको मिलके क्या करना चाहिए, एफ्रा बेन की जो कब्र है, जो उनकी डेथ का जो एरिया है, वहाँ पे जाकर हमें फ्लावर्स ऑफर करने चाहिए, फूल चढ़ाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पहली बंदी थी जिन्होंने इसको अपना पेशा बनाया था, और उसके बाद से विमेन को वो राइट मिल गया, कहीं ना कहीं लिखने का एक तरीके से एक प्रचलन सा शुरू हो गया, एक ट्रेंड आ गया उसके बाद आपके पास है साइमन डी बेवियर। इन्होंने लिखा है द सेकंड सेक्स। द सेकंड सेक्स में इन्होंने बहुत नॉर्मल सी छोटी सी बात करी है कि जो विमेन है वो क्या है। इन्होंने बोला व्हाट इज़ अ वुमेन, कि विमेन क्या है, आप किस तरीके से विमेन को डिफाइन करते हो, हम क्या बोलते हैं, सिट लाइक अ विमेन। अगर आप पहले से ही विमेन हैं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल और विमेन दो अलग अलग चीज़ें हैं। वुमेन अलग चीज़ हो गई, फीमेल क्या है, बायोलॉजिकल है, आपकी लॉजिकल बॉडी के हिसाब से आपको फीमेल टारगेट में डाला गया है, फीमेल बोला गया है। लेकिन सोसाइटी किस तरीके से आपको देखना चाहती है, सोसाइटी का जो ऑपरेशन है, जो आपको कन्फाइन किया जा रहा है, वो होता है विमेन कि सोसाइटी में आपका क्या रोल है, सोसाइटी किस तरीके से आपको पोर्ट्रेट करना चाहती है। मेल जो नहीं है, फीमेल वो है। द सेकंड सेक्स, क्यों सेकंड बोला गया है ना, कि मेल जो है वो फर्स्ट बंदा है, फर्स्ट सेक्स है, जो सेकंड सेक्स बना वो होता है फीमेल। इसमें इन्होंने सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है कि सोसाइटी किस तरीके से बनाती है। प्लस इन्होंने जेनेसिस से भी एक एग्जांपल दिया है, एडम एंड ईव का। एडम आपको पता होगा फर्स्ट मेल था, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था जो बनाया गया था, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी गॉड से कि उन्हें एक फीमेल कंपेनियन चाहिए। उसके बाद ईव को बनाया गया। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जैसे एडम है वो फर्स्ट पर्सन हो गया, ईव जो है वो सेकंड पर्सन बन के आई है। तो और एडम की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, एडम डिफॉल्टर है। एप्पल जो था वो सबसे पहले ईव ने खाया था, तो ईव जो है वो फॉल्टी पोजीशन पे आ गई। फिर से क्या हुआ कि विमेन को टारगेट किया गया, मेल को कहीं ना कहीं सेफ जोन में डाल दिया गया। तो उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि जैसे मेल होता है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, सब्जेक्ट है। फीमेल क्या है, ऑब्जेक्ट की तरीके से है, इनकम्प्लीट है, मेल के बिना वो इनकम्प्लीट है। इसके बारे में इन्होंने अपने वर्क में द सेकंड सेक्स में बात करी है। देन आपके पास थोड़ी सी और चीज़ें आती हैं कि मिथ क्या है। मिथ में क्या बोला गया कि जो विमेन है वो किस तरीके से मिथ क्रिएट किया गया है विमेन के लिए, विमेन के जो उसकी फिजिक है उसके लिए भी किया गया है कि जो विमेन है वो अदर है। क्यों अदर है? क्योंकि बायोलॉजिकल है, साइंटिफिक चीज़ें मिक्स कर दी गई। इन्होंने बोला, साइमन डी बेवर ने बोला कि कोई भी एक चीज़
चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर हो, साइंटिफिक फैक्टर हो, कोई भी एक फैक्टर विमेन को एज अ अदर, मेल के अदर में डिफाइन नहीं कर सकती है। सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती है, उसके बाद हम बोलते हैं कि विमेन जो है वो मेल के अदर में आती है। तो जब एक चीज़ कोई भी मिल के विमेन को एज अ अदर नहीं दिखा सकती है, तो वो जो चीज़ लिखी गई है वो चीज़ ही गलत है, वो प्रोस्पेक्टिव ही गलत है। नेक्स्ट इन्होंने बात करी है कि जो विमेन है वो बॉर्न नहीं होती है, वन इज़ नॉट बॉर्न, उसे बनाया जाता है थ्रू आउट हर अपब्रिंगिंग। जिस तरीके से वो बड़ी हो रही है, लड़की कोई बड़ी होती है, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको विमेन बनाया जाता है, उसे इमेंसिपेट किया जाता है। चाइल्डहुड से बच्चे को क्या सिखाते हैं? मेल को सिखाते हैं लड़के रोते नहीं हैं, या फिर मैस्कुलिन होते हैं, पावरफुल होते हैं। फीमेल को क्या सिखा रहे हैं? बेबी गर्ल को क्या सिखा रहे हैं? पैसिव रहो, सॉफ्ट रहो, रोना उनके लिए डाल दिया गया है कि ठीक है वो रो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेल नहीं रोना चाहिए। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो फीमेल बच्चा है, जो 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 आपकी विमेन है, जो आपकी फीमेल है, उसको कहीं ना कहीं इमेंसिपेट करे। सोसाइटी कुछ कर रही, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से क्या है, आप या वाइफ बन सकते हो, सिस्टर बन सकते हो, लेकिन खुद की आइडेंटिटी नहीं है, आपके पास क्या काम है? वो चीज़ यहाँ पे नेगलेक्ट कर दी गई कि एज अ विमेन, एज अ फीमेल आप एक इंडिविजुअल भी एक आइडेंटिटी हो। कंक्लूजन में उन्होंने क्या बोला था कि जो फ्रीडम है वो ज़रूरी है, फ्रीडम को अपने ले लो या फिर इनको दी जाए। फ्रीडम हो, एजुकेशन हो, बाय बर्थ इनके पास एक इक्वालिटी हो कि ठीक है सबको इक्वल तरीके से अपब्रिंगिंग हो रही है, इक्वल एजुकेशन मिल रही है, इक्वल टॉयज़ मिल रहे हैं, कलर्स मिल रहे हैं। एक लीगल अबॉर्शन की बात करी गई है, क्यों? क्योंकि लीगल अबॉर्शन, अपनी बॉडी पे अपना कंट्रोल होना चाहिए, ये इसकी बात इन्होंने करी है। इकोनॉमिक फ्रीडम हो, सबके पास पैसे हो, इतना एजुकेशन मिल रखे हो कि सब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, विमेन भी। और न्यूक्लियर फैमिली के लिए इन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर फैमिली, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी जब मैरिज होती है, वो क्या बोला गया है इसमें कि फ्रीडम से आपकी जो शादी होती है वो फ्रीडम से लेके आपको स्लेवरी में डाल देती है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक इंडिविजुअल थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई एक न्यूक्लियर फैमिली में आप गए, या फिर बाय बर्थ आप इंडिविजुअल थे, लेकिन क्या हुआ, आप एक न्यूक्लियर फैमिली में चले गए। और न्यूक्लियर फैमिली क्या है, आपके ऊपर कहीं ना कहीं अपने आइडियाज़ को थोप रही है, आपको सप्रेस करे, कन्फाइन करे, किसी एक लाइन के अंदर रख रही है, एक डेकोरम में आपको रखने की कोशिश करा वहाँ पे करी जा रही है। देन आपके पास एलेना शोवॉल्टर, उन्होंने बात करी है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस। इनका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट था। इन्होंने क्या बात करी है, डिफरेंट वर्क थोड़ा सा अलग, क्योंकि सबने प्रोटेस्ट किया है कि हमें विमेन के लिए ये चाहिए वो चाहिए। मेल सेंट्रिक सोसाइटी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया है, उन्हें टारगेट किया है। इन्होंने थोड़ा सा अलग किया, इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया है। इन्होंने बोला कि हमें फीमेल के वर्क्स को जज करना है थ्रू अ फीमेल ऑथर, कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि मेल ऑथर्स के वर्क को एनालाइज किया जा रहा था, और उसमें देखा जा रहा था कि विमेन ऑथर्स, विमेन कैरेक्टर को किस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया। फीमेल प्रोस्पेक्टिव से उसे एनालाइज कर रहे थे कि विमेन के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, क्या क्या दिखा रखा है। इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम मेल को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देंगे, मेल सेंट्रिक हमें रखना ही नहीं है। हम जज भी करेंगे फीमेल के वर्क को, और कौन जज करेगा, सिर्फ फीमेल ही जज करेगी। और इसको इन्होंने टर्म का नाम दिया गायनोक्रिटिसिज्म, कि फीमेल ऑथर के ही वर्क को जज करेंगे। और जज कौन करेगा, एक फीमेल ऑथर। यहाँ पे मेल सेंट्रिसिज्म नहीं होगा, मेल से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, मेल के वर्क्स को यहाँ पे जज नहीं किया जाएगा। इन्होंने बोला, इनका जो है लिटरेचर ऑफ देयर ओन में भी बात करी थी इसी चीज़ की, वो एक दूसरा वर्क है जो आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। इसमें उन्होंने क्या कहा, एनालाइज किया है विमेन के वर्क को, और एक इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा एरिया क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे विमेन के वर्क को एज अ सिंगल आइडेंटिटी हम उसे एनालाइज कर सकें, अलोनली हम उसे एक तरीके से एनालाइज कर सकें। हमें फीमेल को फीमेल की तरह ही एनालाइज करना है, क्योंकि अगर आप मेल सेंट्रिसिज्म की बात कर रहे हो कि एक मेल ऑथर ने विमेन को दिखा रखा है, विमेन कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हो जाती है। पेट्रार्की से अलग हो जाने की इन्होंने बात करी कि हमें उनसे मतलब नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि उन्हें सेक्सलेस सोसाइटी चाहिए, नहीं, हमें करना क्या है, सिर्फ वर्क्स को अलग अलग करना है कि विमेन के ऑथर जो हैं उन्हें विमेन ऑथर ही एनालाइज करेंगी, जो रीडर है वही एनालाइज करेंगे, उसी को वो अपने प्रोस्पेक्टिव से, फीमेल प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा जाएगा। इन्होंने बात करी है कि जो गायनोक्रिटिसिज्म है ये फ्रेमवर्क है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रेमवर्क तो है, फीमेल फ्रेमवर्क यहाँ पे आया कि हमें मेल्स की नई चीज़ें देखनी है, हमें मेल्स का वर्क नहीं देखना है, किस तरीके से पोर्ट्रेट कर रहे थे, किस तरीके से खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए किसी और सेक्स को, मतलब आपका विमेन को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है या फिर नेगलेक्ट किया जा रहा था। इन्होंने 3 फेजेस की बात करी है कि विमेन ने 3 फेजेस पे काम करे हैं। एक है आपका फेमिनाइन फेज, जहाँ पे विमेन लिखती थी ताकि वो बराबर हो सके, टू बी इक्वल टू द मेल सोसाइटी, टू द मेल ऑथर्स, कि वो मेल ऑथर्स के इक्वल हो सके। फिर सेकेंड फेज आता है जहाँ जिसे बोला गया फेमिनिस्ट फेज,
ये क्या है, जहाँ पे वे प्रोटेस्ट कर रही थी, जैसे जैसे कि सेक्स है या फिर अ रूम ऑफ वंस ओन है। उसके बाद थर्ड फेज़ आता है फीमेल फेज़, जहाँ पे क्या बात है, सेल्फ डिस्कवरी। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा, ना ही हम आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेल सोसाइटी को, ना ही आपके इक्वल होना चाहते हैं। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लिखना चाहते हैं, सेल्फ डिस्कवरी है यहाँ पर। तो ये था आपका जो ब्लॉक नंबर 6 है फेमिनिस्ट थ्योरीज़ का, कि आपको क्या क्या लिखना है। आपको छोटा छोटा आइडिया हो गया होगा कि आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी, जो कि होगी डीकंस्ट्रक्शन पे भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और उसके बाद हम बात कर लेंगे साइको एनालिसिस की, पोस्ट मॉडर्निज्म की। सो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपकी नई वीडियो में। बाय बाय।